नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। साइंस की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही थी, उसका अगला वीडियो है। और इस वीडियो में देखिए आज बात करेंगे जंतुओं में जनन से। पूरे टॉपिक को एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। देखिए, जनन तंत्र, जनन क्यों आवश्यक है। पहला प्रश्न यही पूछा जाता है कि जनन क्यों आवश्यक है। तो सजीवों में जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन जरूरी होता है। सब्जियों में आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है जिसे कहते हैं, सब्जियों नहीं है, जंतुओं में आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। जंतुओं में आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। आनुवांशिकता की इकाई क्या कहलाती है, आनुवांशिकता की इकाई को जीन कहते हैं। जीन की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो जीन की क्रियात्मक इकाई होती है उसे सिस्ट्रॉन कहते हैं। जीन की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, सिस्ट्रॉन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। जीन पाए जाते हैं, जीन कहाँ पर पाए जाते हैं, गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। और गुणसूत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। और मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 गुणसूत्र होते हैं। जोड़ी की बात करेंगे तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। आनुवंशिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने की क्रिया को क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। आनुवंशिक गुण होते हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना ही जनन कहलाता है। आगे देखिए, आनुवंशिकी के वाहक होते हैं। देखिए, आनुवंशिकी के वाहक कौन होते हैं, गुणसूत्र होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। भ्रूण का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, तो एम्ब्रियोलॉजी में किया जाता है। भ्रूण का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, एम्ब्रियोलॉजी में किया जाता है। या एम्ब्रियोलॉजी किससे संबंधित है, तो भ्रूण के अध्ययन से संबंधित है। एम्ब्रियो बायोलॉजी का जनक किसे माना जाता है, तो अरस्तु को एम्ब्रियो बायोलॉजी का जनक कहा जाता है। बायोलॉजी का जनक किसको कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं। और जूलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। जबकि वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सामान्यतः जनन कितने प्रकार का होता है। जनन है वो 2 प्रकार का होता है, एक लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन। मनुष्य किस प्रकार का प्राणी है, एक लिंगी जंतु है। यानी जनन अंग होते हैं, नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों अलग अलग प्राणी में होती हैं। केंचुआ क्या है, केंचुआ द्विलिंगी जंतु है या इसे उभयलिंगी जंतु कहते हैं। यानी नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों एक ही प्राणी में होती हैं। नर में शुक्र जनन के दौरान किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। नर में शुक्र जनन के दौरान शुक्राणु का निर्माण होता है, वही मादा में अंड जनन के दौरान अंडाणु का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखिए, शुक्र जनन स्पर्मेटोजेनेसिस व अंड जनन oogenesis की क्रिया को क्या कहते हैं। यानी शुक्र जनन और अंड जनन की संयुक्त क्रिया को क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis की क्रिया को युग्मक जनन कहा जाता है। शुक्राणु और अंडाणु को क्या कहते हैं, इनको युग्मक कहते हैं। शुक्राणु और अंडाणु होते हैं उनको युग्मक यानी गेमेट्स कहा जाता है। शुक्राणु व अंडाणु अर्थात युग्मक होते हैं, युग्मक अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। युग्मक होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। काफी बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, शुक्राणु होते हैं अगुणित होते हैं, अंडाणु होते हैं अगुणित होते हैं। युग्मक यानी शुक्राणु और अंडाणु दोनों को युग्मक कहते हैं, तो ये क्या होते हैं, हैप्लॉइड यानी अगुणित होते हैं। शुक्राणु और अंडाणु के संलयन को क्या कहते हैं, संलयन को फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन कहा जाता है। निषेचन की क्रिया मादा के शरीर में कहाँ संपन्न होती है, फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी में संपन्न होती है। निषेचन की क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है, फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। निषेचन के पश्चात बनने वाली संरचना को क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं, जाइगोट कहा जाता है। निषेचन के पश्चात
बनने वाली संरचना को क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। युग्मनज कैसा होता है? द्विगुणित होता है। युग्मनज तो क्या होता है? द्विगुणित होता है, जबकि युग्मक क्या होते हैं? अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। जबकि युग्मनज क्या होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं, द्विगुणित होते हैं। युग्मनज में विदलन के फलस्वरूप कौन सी अवस्था बनती है? युग्मनज है, सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के दौरान किसका निर्माण होता है? जाइगोट युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज में कौन सी क्रिया होती है? विदलन होता है। युग्मनज में क्या होता है? क्लीवेज होता है। विदलन को क्या कहते हैं? अंग्रेजी में क्लीवेज कहते हैं। तो विदलन के फलस्वरूप कौन सी अवस्था बनती है? तूतक अवस्था बनती है। तूतक अवस्था को मोरूला स्टेज कहते हैं। तूतक अवस्था को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मोरूला स्टेज कहते हैं। तूतक अवस्था है वो 16 कोशी की अवस्था होती है। तूतक अवस्था है वो एक 16 कोशी की अवस्था है। प्रश्न यहाँ से किस प्रकार से पूछा जाता है? देखिए, युग्मनज दे देते हैं, फिर विदलन, फिर मोरूला दे देते हैं, फिर ब्लास्टुला दे देते हैं। इनका क्रम पूछा जाता है कि क्रम कौन सा है। तो सबसे पहले युग्मनज आता है, उसके बाद में विदलन आता है, उसके बाद में तूतक अवस्था या मोरूला अवस्था आती है, उसके बाद ब्लास्टुला आता है, उसके बाद गेस्टुला आता है। इस प्रकार से इनका क्रम पूछा जाता है और यही सबसे हार्ड प्रश्न बनता है जनन से। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि तूतक अवस्था है वो है 16 कोशी की अवस्था होती है। तूतक या मोरूला है वो 16 कोशी की अवस्था होती है। आगे देखिए, मोरूला के बाद में बनने वाली अवस्था कौन सी है? ब्लास्टुला है। सबसे पहले किसका निर्माण होता है? निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। युग्मनज के बाद में क्या होता है? विदलन होता है, क्लीवेज होता है, और विदलन के फलस्वरूप तूतक अवस्था आती है, या जिसको मोरूला कहते हैं, या उसके बाद में क्या आता है? ब्लास्टुला आती है। उसके बाद ब्लास्टुला अवस्था आती है, और उसके बाद में कौन सी अवस्था आती है? गेस्ट्रुला अवस्था आती है। और गेस्ट्रुला अवस्था के बाद में क्या होता है? अंग निर्माण की क्रिया होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा ब्लास्टुला के बाद में कौन सी अवस्था आती है? गेस्टुला, और इस गेस्टुला के बाद में अंग निर्माण होता है। आगे देखिए, नर में प्राथमिक जनन अंग होते हैं। प्राथमिक जनन अंग वर्षण, और मादा में प्राथमिक जनन अंग कौन से होते हैं? अंडाशय होता है। नर में वर्षण कितने जोड़ी पाए जाते हैं? एक जोड़ी वर्षण पाए जाते हैं, और मादा में अंडाशय की बात करें तो एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है। आगे देखिए, नर में शुक्र जनन के दौरान कितने शुक्राणु एक साथ बनते हैं? 4 शुक्राणु एक साथ बनते हैं। नर में शुक्र जनन के दौरान कितने शुक्राणु एक साथ बनते हैं? 4 शुक्राणु एक साथ बनते हैं। मादा में मासिक चक्र के दौरान, अंड जनन के दौरान कितने अंडाणु बनते हैं? तो एक अंडाणु बनता है, 3 पोलर बॉडी बनती है। यहाँ पर देखिए 4 शुक्राणु बन रहे हैं, तो यहाँ पर ही 4 बनते हैं, लेकिन अंडाणु एक ही बनता है, 3 पोलर बॉडी बनती है। पोलर बॉडी का कार्य क्या होता है? अंडाणु को पोषण प्रदान करना होता है। पोलर बॉडी का कार्य होता है अंडाणु को पोषण प्रदान करना, और पोलर बॉडी है वो अंडाणु को पोषण प्रदान करने के बाद में नष्ट हो जाती है। आगे देखिए, वर्षण से शुक्राशय तक शुक्राणु पहुंचते हैं, शुक्रवाहिनी के द्वारा पहुंचते हैं। कहाँ से? वर्षण से शुक्राशय तक शुक्राणु शुक्रवाहिनी के द्वारा पहुंचते हैं। आगे देखिए, एपिडिडीमस या अधिवर्षण का कार्य क्या है? अधिवर्षण का कार्य होता है शुक्राणु को पोषण प्रदान करना। एपिडिडीमस का कार्य क्या होता है? शुक्राणु को पोषण प्रदान करने का कार्य होता है। अगला प्रश्न है, परिवर्धनशील शुक्राणु को अल्प समय के लिए, परिवर्धनशील शुक्राणु को अल्प समय के लिए संचित करके पोषण प्रदान करता है। कौन? एपिडिडीमस या अधिवृषण है वो परिवर्धनशील शुक्राणु है, उनको अल्प समय के लिए संचित करके पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। किसका कार्य है? यह कार्य अधिवर्षण का होता है। मादा के शरीर के किस भाग में भ्रूण का आरोपण होता है? तो भ्रूण का आरोपण गर्भाशय में होता है। निषेचन के बाद युग्मनज कितने दिन बाद गर्भाशय में आरोपित होता है? युग्मनज यानी निषेचन के बाद 7 दिन बाद युग्मनज है वो गर्भाशय में आरोपित होता है। अगला देखिए,
सीमन या वीर्य का अधिकांश भाग बनाता है। कौन? शुक्राशय। यहाँ पर एक शब्द आया अधिकांश भाग बनाता है, किसका? सीमेन का अधिकांश भाग कौन बनाता है? शुक्राशय बनाता है। जबकि सीमेन का कुछ भाग, थोड़ा सा भाग कौन बनाता है? प्रोस्टेट ग्रंथि बनाती है। और ये दोनों जो अंग है वो किस में पाए जाते हैं? केवल नर में पाए जाते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि केवल नर में पाई जाती है और शुक्राशय भी केवल नर में पाया जाता है। आगे देखिए काउपर ग्रंथि का कार्य क्या है। काउपर ग्रंथि भी किस में पाई जाती है? केवल नर में पाई जाती है और इसका कार्य होता है मूत्र मार्ग की अम्लीयता को नष्ट करना। देखिए नर के अंदर शुक्राणु और मूत्र के गमन के लिए एक ही मार्ग होता है, तो शुक्राणु है वो मूत्र मार्ग से गुजरेंगे तो अलग उसको क्लाइमेट मिलेगा। तो इस काउपर ग्रंथि का कार्य क्या होता है? उस मूत्र मार्ग की अम्लीयता को नष्ट करना। मादा की योनि में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है। बार्थोलिन ग्रंथि मादा में पाई जाती है। यह ग्रंथि केवल मादा में पाई जाती है, नर में नहीं पाई जाती है। जिसका कार्य क्या होता है? मूत्र मार्ग की अम्लीयता को नष्ट करना। बार्थोलिन ग्रंथि मादा में पाई जाती है और इस ग्रंथि का जो स्राव है वो मूत्र मार्ग की अम्लीयता को नष्ट करता है। मनुष्य में शुक्र जनन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? मनुष्य में शुक्र जनन की क्रिया वृषण टेस्टिस में संपन्न होती है। और वृषण कहाँ स्थित होते हैं? वृषण कोश में स्थित होते हैं। यहाँ से काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि वृषण कहाँ स्थित होते हैं? उदर गुहा में स्थित होते हैं या वृषण कोश में स्थित होते हैं? तो ये वृषण कोश में स्थित होते हैं, उदर गुहा में स्थित नहीं होते हैं। शुक्र जनन के उपरांत कितने शुक्राणु बनते हैं? शुक्र जनन होता है तो 4 शुक्राणु एक साथ बनते हैं। शुक्र जनन के दौरान कौन सा विभाजन होता है? तो समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों होता है। मिटोसिस और मियोसिस दोनों प्रकार के विभाजन शुक्र जनन के दौरान देखने को मिलते हैं। आगे देखिए एक स्पर्मेटिड शुक्राणु पूर्वी कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं? इस पर ध्यान देना है। एक स्पर्मेटिड से एक शुक्राणु का निर्माण होता है। एक स्पर्मेटिड से एक शुक्राणु का निर्माण होता है, जबकि एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने शुक्राणु बनते हैं? 4 शुक्राणु बनते हैं। एक स्पर्मेटिड से एक शुक्राणु और एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 शुक्राणु बनते हैं। यहाँ से काफी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पर होता है कि एक स्पर्मेटिड से कितने शुक्राणु बनेंगे? एक बनेगा और एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने बनेंगे? 4 शुक्राणु बनेंगे। मनुष्य में किस प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हीमोकोरियल प्रकार का प्लेसेंटा मनुष्य में पाया जाता है। अगला देखिए प्लेसेंटा या अपरा का कार्य क्या होता है? ये भ्रूण को पोषण, अवशोषण और उत्सर्जन का कार्य करते हैं। भ्रूण को क्या करते हैं? पोषण, अवशोषण और उत्सर्जन का कार्य प्रदान करते हैं। अगला देखिए वीर्य में पाया जाने वाला वह हार्मोन जो गर्भाशय की कर्माकुंचन गतियों को बढ़ा देता है, जिससे शुक्राणु आगे की ओर गति करते हैं, वह हार्मोन कौन सा है? प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन है। वीर्य में पाया जाने वाला वह हार्मोन जो गर्भाशय की कर्माकुंचन गतियों को बढ़ा देता है, जिससे शुक्राणु आगे की ओर गति करते हैं, वह हार्मोन प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन होता है। वृषण में स्थित सर्टोली कोशिकाएं, सर्टोली कोशिकाओं को सस्टेंटाकुलर कोशिकाएं भी कहते हैं। सर्टोली कोशिकाओं को कौन सी कोशिकाएं कहते हैं? सस्टेंटाकुलर कोशिकाएं कहते हैं। कहाँ पर पाई जाती है सर्टोली कोशिकाएं? वृषण में पाई जाती है। इनका कार्य क्या होता है? ग्लाइकोजन के रूप में शुक्राणु को पोषण प्रदान करना। वृषण में पाई जाने वाली जो सर्टोली कोशिकाएं हैं उनका कार्य क्या होता है? ग्लाइकोजन के रूप में शुक्राणु को पोषण प्रदान करना होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन किन कोशिकाओं से होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक नर हार्मोन है। यह अंतराली लेडिंग कोशिकाओं से इसका स्रावन होता है। कौन सी कोशिकाओं से? अंतराली कोशिकाओं से इसका स्रावन होता है। लेडिंग कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? अंतराली या इन्हीं को लेडिंग कोशिकाएं कहते हैं। अंतराली कोशिकाएं या लेडिंग कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? वृषण में पाई जाती है
और इसका कार्य होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करना। और ये लेडिंग कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? वृषण में पाई जाती है। सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? वृषण में पाई जाती है। दोनों कोशिकाएं अलग है। लेडिंग कोशिकाओं का काम क्या है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करना। और सर्टोली कोशिकाओं का कार्य क्या है? शुक्राणु को पोषण प्रदान करना। दोनों का कार्य अलग अलग है। आगे देखिए, मादा में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है कार्पस ल्यूटियम के द्वारा, और मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण होता है ग्राफियन पुट्टिका के द्वारा। दोनों प्रश्न एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण कहाँ से होता है? कार्पस ल्यूटियम में होता है। और एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण कहाँ से होता है? ग्राफियन पुट्टिका में होता है। गर्भावस्था हार्मोन, प्रेगनेंसी हार्मोन किसे कहते हैं? तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को गर्भावस्था हार्मोन या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहा जाता है। अंडाशय का निर्माण करने वाली छोटी छोटी कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ग्राफियन पुट्टिका कहते हैं। अंडाशय का निर्माण करने वाली छोटी छोटी कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? ग्राफियन पुट्टिका कहा जाता है। और इन ग्राफियन पुट्टिका के द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण होता है। आगे देखिए, वृषण को काटकर हटा देने की क्रिया कहलाती है जनननाशन कहलाती है। वृषण को काट करके हटा देने की क्रिया को क्या कहते हैं? जनननाशन कहते हैं। जबकि शुक्रवाहिनी को काट करके हटा देने की क्रिया वैसेक्टोमी कहलाती है। ये काफी बार पूछा जा चुका है कि शुक्रवाहिनी को काटकर हटा देने की क्रिया को क्या कहते हैं? वैसेक्टोमी कहते हैं। जबकि फेलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी को काटकर हटा देने की क्रिया को क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ये भी काफी बार पूछा जा चुका है कि फेलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी को काट करके हटा देने की क्रिया को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। आगे देखिए, गर्भ निरोधक गोलियां दी गई है। काफी बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है। माला एन और माला डी ये रोजाना लेने वाली गर्भ निरोधक गोलियां हैं। सहेली है वो साप्ताहिक गोली है, सप्ताह में एक बार लेनी होती है। और क्विनेस्ट्रोन है वो महीने में एक बार लेनी होती है। महीने में एक बार लेनी होती है। क्विनेस्ट्रोन, सहेली, माला एन और माला डी। ये आज की अंतिम स्लाइड थी। जनन से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो आने वाली एग्जाम की दृष्टि से यह वीडियो वेरी महत्वपूर्ण रहेगा। तो वीडियो को पूरा देखें, लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।